राधे राधे, जय श्री राम। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी से हमें राजा की और रानी के जीवन द्वारा 4 ऐसी बातें सीखने की मिलेगी जो हमारे जीवन के लिए, परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलिए सीखते हैं वो कौन सी 4 बातें हैं। एक राजा की 2 रानियां थी। उनकी एक रानी राक्षसी थी, पर यह बात किसी को मालूम नहीं था। दोनों रानियों का एक एक बेटा था। अच्छी रानी के बेटे का नाम था मंजीत और राक्षसी रानी के बेटे का नाम था शैलेश। दोनों में बहुत मेल था। राक्षसी रानी के मन में काला था, वह रक्त पिचासु थी। दोनों भाइयों का प्रेम उसे एक आंख से नहीं सुहाता था। वह हमेशा इस ताक में रहती थी कि कब फौत के बेटे को मारकर उसके नरम नरम मांस को शोरबा बनाकर पी लेगी। उनकी मंशा को उसका सगा पुत्र बहुत अच्छी तरह से समझता था। अतः वह कभी मंजीत का साथ नहीं छोड़ता था। गुस्से से राक्षसी रानी दांत पीसती रहती थी। मौका न मिलने से वह दोष दृष्टि ढूंढती रहती थी। अपनी दृष्टि शक्ति से सौंत का खून चूसती रहती थी। फलतः अच्छी रानी दुर्बल होती गई और एक दिन वह अपने बिस्तर पर पड़ गई। 2-3 दिनों से उसका देहांत हो गया। सारे राज्य में शोक छा गया, परंतु असल कारण किसी को समझ में न आया। राक्षसी रानी मंजीत को तो ही सताती ही थी, अपने पुत्र को भी उसका साथ देने के लिए हरदम धिक्कारती थी। एक दिन शैलेश ने मंजीत से कहा, भैया जाने दीजिए, हम लोग उनके पास और नहीं जाएंगे। उन लोगों ने उस राक्षसी माँ के पास जाना बंद कर दिया, परंतु राक्षसी माँ का अत्याचार फिर भी जारी रहा। शैलेश अपने दिल को कड़ा कर सब सहता रहा, पर नरम दिल वाला मंजीत धीरे धीरे सूखता गया। रानी ने जब देखा कि उसका सगा बेटा ही उसका शत्रु बन गया है, तो वह एकदम जल भुन के राख हो गई। एक दिन रात राजा के हाथी खाने में एक हाथी की मौत हो गई। घुड़साल में एक घोड़ा मर गया और गौशाला में एक गाय मृत पाई गई। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दूसरी रात राजमहल में शोरगुल सुनकर राजा चीत्कार कर उठे और तलवार लेकर अपने कमरे से बाहर निकले। सोने के पलंग पर शैलेश और मंजीत सोए थे। एक बड़ा राक्षस मंजीत को उठा लाया। इससे पहले कि राजा कुछ करते, रानी ने अपना एक केस तोड़कर राजा पर फेंक दिया। राजा वहीं जड़ हो गया। राजा वहीं जैसे का तैसे खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने राक्षस मंजीत को खाने लगा। राजा की आंखों से आंसूधार बह निकली, पर वह उसे पोंछ न सके। उनका शरीर थर-थर कांप रहा था, पर वह बैठे भी न सके। रानी अट्ठास कर रही थी। शैलेश की नींद टूट गई। उसने देखा कि मंजीत भैया पास में नहीं है। वह हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा कि रानी के हाथ का बाल कंगन झमझम कर रहे हैं और मंजीत भैया को राक्षस खा रहा है। राक्षस नोच रहा है, मार रहा है। क्रोध से उसका सिर जलने लगा। वह दौड़कर वहां पहुंचा और राक्षस के सिर पर एक जोर का घूंसा मारा। राक्षस हाय हाय कर चित्कार कर उठा और सोने का एक टुकड़ा उगलकर भाग गया। रानी ने देखा कि यह तो अनर्थ हो रहा है। अपना ही पुत्र दुश्मन बन गया है। क्रोध में जलती रानी अपने ही पुत्र को चबाने लगी। तभी उसके गले से लोहे का एक टुकड़ा गिर पड़ा। हतप्रद होकर वह उछल पड़ी और सोने एवं लोहे के टुकड़े को लेकर छत पर चढ़ गई। छत पर राक्षसों की भीड़ थी। उनमें कुछ कह रहे थे और खाऊंगा, कुछ कह रहे थे अपने देश जाऊंगा। रानी बोली, मैं यहाँ रहूंगी, तुम लोग अपने देश जाओ। झुंड बनाकर राक्षस अपने देश की ओर जब भागे, तो उनके धक्के से राजभवन का शिखर टूट गया और पेड़ पौधों की डाली टूट गई। नदी के जल में उताल लहरें उठी और राजा का हृदय कांप उठा। जली भुनी रानी अपने कमरे में आई। उसे कहीं से भी चैन नहीं आ रहा था।
रात काटे नहीं कट रहे थे। अंत में उसने अपनी जादुई आराम छड़ी एवं जीराम छड़ी को जला दिया और आसमान में उड़ती हुई एक नदी के किनारे उतरकर एक बांस वन में एक स्थान पर सोने के टुकड़े व लोहे के टुकड़े को गाड़ दिया। फिर निश्चिंत होकर वह घर लौट आई। दूसरे दिन राजा यह देखकर हैरान रह गया कि पूरे महल में जगह जगह हड्डियों के ढेर, रास्ते में सर्वस्त्र हड्डियाँ बिखरी हुई हैं। पूरे देश में राक्षसों ने आतंक फैला रखा है। राक्षस का कोई मार्ग नहीं है। जब लोगों ने सुना कि राक्षसों ने राजपुत्रों को भी खा लिया तो सब झुंड का झुंड बनाकर राज्य छोड़कर भागने लगे। राजा विचित्र हो गए, उनके राज्य में राक्षस आ गए। अब हम क्या करें? राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा। नदी किनारे बांस वन में एक किसान बांस काटने गया। एक बांस को चीरने पर उसे 2 अंडे दिखे। उसे समझ में नहीं आया कि वह सांप के अंडे थे या किसी और प्राणी के। अतः उसने अंडों को फेंक दिया। अंडे टूट गए। लाल रंग के अंडे से एक लाल रंग का राजपुत्र, नीले रंग के अंडे से एक नीले रंग का राजपुत्र प्रकट हुए। माथे पर मुकुट, हाथ में नंगी तलवार लिए दोनों राजपुत्र वायु वेग में वहाँ से चले गए। डर से किसान मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लाल अंडे का खोल सोने का एवं नीले अंडे का खोल लोहे का बनकर वहाँ पड़ा हुआ है। किसान ने लोहे वाले खोल से अपने लिए एक हंसिया और सोने वाले खोल से अपने पुत्र वधू के लिए एक बाजूबंद बनवाया। दोनों राजपुत्र चलते चलते एक राज्य में पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े राक्षसों से लोग डरे सहमे रहते थे। राजा रोज मंत्री नियुक्त करते पर राक्षस उन्हें खा जाते एवं एक परिवार के लोगों को खा जाते। राजा ने घोषणा कर दी थी कि जो कोई भी जोड़ा राजपुत्र राक्षसों का संहार करेगा उसके साथ परी की तरह जुड़वा राजकुमारियों का ब्याह करा दिया जाएगा एवं उनका राजस्व भी उन्हें मिलेगा। अनेक जोड़ा राजपुत्र आए पर राक्षस ने उन्हें खा लिया। राजशेखर और भानशेखर राजा के समक्ष उपस्थित होकर बोले, हम लोग राक्षसों को मारने के लिए आए हैं। उन्हें देख राजा के मन में आशा निराशा के भाव उठे। अंत में बोले, ठीक है। राजशेखर और मानशेखर नंगी तलवार लेकर एक कमरे में छुप कर बैठ गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी। कोई भी राक्षस नहीं आया और एक पहर बीत गया, तब भी कोई नहीं आया। आधी रात बीतने पर भी कोई नहीं आया। दोनों राजपुत्रों को नींद आने लगी। राजशेखर ने मानशेखर से कहा, भैया मैं सो जाता हूँ, बाद में मुझे जगाकर तुम सो जाना। राक्षस आकर अगर नाम पूछे तो मेरा नाम पहले बताना, अपना नाम पहले मत बताना। यह कहकर राजशेखर सो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मानशेखर तलवार को मजबूती से पकड़कर सावधान हो गया। राक्षस आए। शायद रोशनी में उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था, इसलिए एक ने कहा, रोशनी बंद करो। मानशेखर बोला, नहीं। राक्षसों में से जो सबसे बड़ा या गुस्से से गों गों करने लगा। बोला, घर में कौन जाग रहा है? रे सारे राक्षस किचकिच करते हुए बोले, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है? मानशेखर ने कहा। मानशेखर से पहले राजशेखर जाग रहा है, और जाग रहा है तलवार, जाग रहा है घी का दिया, किसका आया काल। राजशेखर का नाम सुनते ही राक्षसगढ़ डर से नींद 3 कदम पीछे हो गए। राजशेखर अपने पूर्व जन्म राक्षसी रानी के गर्भ से पैदा हुआ था। उसके शरीर पर राक्षस का ही खून दौड़ रहा था। राक्षस इस बात को जानते थे। सबने कहा, अच्छा तुम राजशेखर हो भी या नहीं, प्रमाण दो। राक्षसों ने अपने चतुराई से उससे प्रमाण मांगा। आरंभ किया। राक्षसों के लीडर ने कहा, तुम लोग अपने नाखून दिखाओ। मानशेखर ने राजशेखर के मुकुट को तलवार की नोक पर रखकर बाहर दिखाया। उसे हाथ से छूकर राक्षस आपस में बोलने लगे, बाप रे, जिसके नाखून इतने भयंकर है, पता नहीं वह कैसा होगा। लीडर ने फिर कहा, देखो तुम लोगों को थूक कैसा है। मानशेखर ने तलवार द्वारा दिए के गरम घी को उन पर छिड़क दिया। राक्षसों के सोए हुए जलने लगे।
पूरे रोए जलने लगे, वातावरण में दुर्गंध फैल गई। राक्षसगण गों गों करते हुए भागे। थोड़ी देर बाद फिर आकर वह बोले, तुम लोग अपनी जीभ दिखाओ जरा तो। मानशेखर ने अपनी और राजशेखर की तलवारों को दरवाजों की फांक से बाहर निकाल दिया। राक्षसों के लीडर ने दोनों तलवारों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और सभी राक्षसों से उसने कहा, अब मैं जीभ की खींचकर उखाड़ लूँगा, तुम लोग मुझे पकड़कर खूब जोर से खींचो। सबने जोर लगाकर खींचा। फिर क्या था, नंगी तलवार की धार से उसके दोनों हाथ गट गए और काले रक्त की धारा बहने लगी। चिल्लाते हुए सभी राक्षसों के सिरों को नाक कर लीडर राक्षस भाग गया। बहुत देर बाद लीडर राक्षस फिर कहीं से आया और पूछा, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। बहुत देर तक किसी राक्षस की आहट न पाकर मानशेखर निश्चित हो गया था। उसे नींद आने लगी थी। उस अवस्था में उसके मुख से निकल गया, मानशेखर जाग रहा है, और उसकी बातें मुंह में ही रह गई और दरवाज़ा तोड़कर सभी राक्षस मानशेखर पर टूट पड़े। घी का दीपक उलट गया, मानशेखर का मुकुट गिर गया। वह चित्कार कर बोला, भाई। राजशेखर की नींद टूट गई। उसने देखा राक्षस हैं। अंगड़ाई लेते हुए उसने कहा, आराम छड़ी विराम छड़ी, जाग रहा है रे कौन, देख जरा दरवाजे पर मेरी नींद तोड़ रहा है कौन। राजशेखर की आवाज़ सुनते ही सारे राक्षसों की सिट्टी विट्टी गुम हो गई। वह अधमरे हो गए। राजशेखर ने घी के दिए को जलाया, फिर सभी राक्षसों को तलवार से काट डाला। राक्षसों को मारकर हाथ मुंह धोकर दोनों निश्चित होकर सो गए। दूसरे दिन सुबह राजा ने देखा, दोनों राजपुत्र एक दूसरे के गले में हाथ डालकर सो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा मानो दोनों लाल अयूल के फूल हैं। वह चारों ओर राक्षसों की लाशें पड़ी हुई हैं। देखकर राजा गदगद हो गए। दोनों भाइयों को जोड़ा राजकन्या एवं राजपाट मिल गया। उधर राजसी रानी ने राजभवन में अपना आधिपत्य जमा लिया था। आई राक्षस एवं काई राक्षस नाम के दो राक्षस दूतों ने अपने राक्षसों की मरण गाथा की सूचना दी। सुनकर रानी हतप्रद होकर अपनी छाती पीटने लगी और बोली, आई रे काई रे, अब तो मैं नहीं बचूंगी रे। राजसी रानी के कहने से आई काई दोनों राक्षस दूत सिपाही का वेश धारण कर राजशेखर एवं मानशेखर की राजसभा में गए और बोले, छाती में कील पीठ में कील, हमारे राजा को जब तक राक्षसों के सिर का तेल नहीं दिया जाएगा उनकी बीमारी दूर नहीं होगी। राजशेखर ने कहा, ठीक है, तेल लगा दूंगा। नई तलवारों में धार देकर दोनों भाई एक जंगल में पहुँचे। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम हेतु बैठे। पेड़ पर एक बेगमी पंछी का घोंसला था। बेगमी ने बेगमा से कहा, काश कोई दयालु व्यक्ति होता जो अपने 2 बूंद रक्त से हमारे बच्चों की प्राणों की रक्षा करता। यह सुनकर मानशेखर एवं राजशेखर ने कहा, पेड़ पर कौन बातचीत कर रहा है, हम लोग अपना रक्त दे सकते हैं। यह सुनकर बेगमी खुशी से आह आह करने लगी। बेगमा नीचे उतरा। दोनों भाइयों ने अपनी उंगली चीर कर उसे खून दिया। खून लेकर बेगमा ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद सो करते हुए बेगमा के 2 बच्चे नीचे उतर कर बोले, हमारे प्राण बचाने वाले राजपुत्र, तुम लोग कौन हो? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, बोलो। राजशेखर ने मानशेखर कहा, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस तुम लोग जीवित रहो। बेगमी के दोनों बच्चों ने कहा, ठीक है, पर तुम लोग जाओगे कहाँ? चलो हम तुम्हें पीठ पर बैठाकर वहाँ छोड़ आते। दोनों राजपुत्र उनकी पीठ पर बैठ गए। देखते ही देखते तीव्र गति से वह हू हू कर उड़ने लगे। नदी नाले जंगल पहाड़ चंद्र सूर्य को पीछे छोड़ वह शून्य में उड़ने लगे। 7 दिन 7 रात तक लगातार उड़ने के बाद 8वें दिन वह एक पहाड़ पर उतरे। पहाड़ के नीचे मैदान के उस तरफ राक्षसों का देश। राजशेखर ने कुछ उड़द के दाने चुनकर मानशेखर के कांच में रखते हुए कहा, लोहे की उड़द चबाने के लिए वह कहेंगे तो इसे चबाना।
उसके बाद वह आगे बढ़ने लगे। मैदान को पार करते ही राक्षसों के एक दल ने उन्हें घेर लिया और वह चिल्लाने लगे, हाऊ काऊ हाऊ माऊ काऊ मानुष गंध पाऊं, पकड़ पकड़ कर खाऊं। उन्हें देखते ही राजशेखर ने चिल्लाकर कहा, नानी माँ हम लोग आए हैं, तुम्हारा राजशेखर गोद में उठाकर हमें ले चलो। ठारो ठारो रुको रुको कहकर सभी राक्षसों को ले रोककर लंबे लंबे हाथ पैर वाली विशाल जटा वाली एक बूढ़ी राक्षसी ने आकर राजशेखर को गोद में उठा लिया और मेरा नीलू मेरा नाती कहकर दुलार करने लगी। नानी के शरीर की दुर्गंध से राजशेखर को उल्टी आ रही थी। मानशेखर को देखकर वह बोले, तुम्हारे साथ वह कौन है रे? राजशेखर बोला, वह मेरा भाई है नानी माई। बूढ़ी बोली, तब मानुष गंध क्यों पा रही हूँ? अगर मेरा नाती है तो लोहे की उड़द खाकर दिखाए। इसके साथ ही उसने अपनी नाक से 5 लोहे की उड़द नाक निकालकर मानशेखर नाती को खाने के लिए दी। मानशेखर को पहले से ही पता था। उसने चुपचाप लोहे की उड़द को अपने कपड़े में छुपा लिया और सचमुच की उड़द निकालकर कटर कटर करके चबाने लगा। बूढ़ी राक्षसी को विश्वास हो गया कि मानशेखर उसका नाती ही है। खुशी से वह गदगद हो गई। दोनों नातियों को गोद में लेकर वह दुलार करने लगी, लेकिन मानशेखर के शरीर से मानुष गंध पाकर उसकी जीभ में पानी आने लगा। लेकिन अपने नाती को वह कैसे खा सकती थी? अतः दोनों को लेकर वह अपने घर चली गई। उस पूरे देश में सिर्फ राक्षस भरे हुए थे। चारों ओर राक्षस कुलबुला रहे थे। पृथ्वी से मनुष्य जीव जंतु आदि को मारकर पूरे देश में बिखरा दिया गया था। राजशेखर राक्षसों के कंधे पर बैठकर घूमते और देखते कि हर ओर मरे हुए सड़े हुए मनुष्य जीव जंतु बिखरे पड़े हैं। दुर्गंध ऐसी कि भूत भी भाग जाए। मानशेखर ने कहा, भाई लगता है सारी पृथ्वी उजाड़ हो गई है। राजशेखर चुप रहा, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि पृथ्वी को अब इन राक्षसों से बचाना होगा। जब रात गहरी हो गई तब सब निशाचर राक्षस अपने बाल बच्चों के साथ 7 समुंदर पार सभी राज्य में उत्पात मचाने मनुष्य जीव जंतुओं को मारकर लाने के लिए चले गए। तब राजशेखर मानशेखर को साथ में लेकर राजमहल के दक्षिण की ओर स्थित एक कुएं के पास पहुंचा। वहां उसने मानशेखर से कहा, भैया मेरे कपड़े को पकड़ो। कपड़े देखकर राजशेखर कुएं में उतरकर एक तलवार और एक सोने का डिब्बा लेकर बाहर निकला। डिब्बे को खोलते ही जीवन काठी एवं मरण काठी नामक एक ततैया और एक ततैयी बाहर आए निकले। जीवन काठी में राक्षसों के प्राण एवं मरण काठी में उस रानी राक्षसी के प्राण बसते थे। राजशेखर ने जीवन काठी को अपने पास रखा। मानशेखर को मरण काठी थमा दिया। जब दोनों ततैयों के शरीर में रहवा लगी तब राक्षसों को घबराहट होने लगी। पृथ्वी पर जड़े पड़े राजा के देश में राक्षसी रानी नींद में लुढ़क गई। पृथ्वी पर गए राक्षस तेज कदमों से नदी पर्वत लोंघ कर लौटने लगे। यह देख राजशेखर ने जीवन काठी ततैया के 2 पैरों को तोड़ दिया। सारे राक्षसों के दोनों पैर टूट गए। राक्षस दोनों हाथों के बल तेज गति से आने लगे। यह देख राजशेखर ने ततैया के बाकी दोनों पैर भी तोड़ दिए। सारे राक्षसों के दोनों हाथ पैर कट गए, गिर गया। हाथ नहीं, पैर नहीं। फिर भी सारे राक्षस हाऊ माऊ काऊ 7 शत्रुओं को खाऊं कहते हुए लुढ़कते हुए आगे बढ़ने लगे। तब राजशेखर ने तलवार से जीवन काठी नामक उस ततैया के सिर को काट दिया। इसके साथ ही सारे राक्षसों के सिर कटकर लुढ़कने लगे। बूढ़ी राक्षसी का सिर छिटक कर राजशेखर और मानशेखर के पास आकर गिरा। राजशेखर और मानशेखर ने उस बूढ़ी राक्षसी के सिर को एक नए कपड़े में बांधा और मरण काठी नामक ततैया के सोने के डिब्बे में डालकर बेगमा बेगमी को पुकारा। 3 माह 13 दिनों के बाद दोनों भाइयों के पैर अपने देश में फैले। सर्वस्त्र उनकी जय जयकार होने लगी। राजशेखर मानशेखर ने कहा, कहाँ है वह सिपाही लोग? दवा ले आओ। लेकिन वह तो सिपाही नहीं राक्षस थे।
वह लोग उसी दिन मर गए थे। राजशेखर एवं लाल शेखर ने छाती में कील, पीठ में कील वाले राजा के देश में अपने सिपाहियों द्वारा राजशनी का सिर भिजवा दिया। सिर को देखते ही राजसी रानी अपने वास्तविक रूप में आ गई और गुस्से में लाल पीली होती हुई अविलंब राजशेखर और मानशेखर के राज्य में पहुंच गई। मानशेखर ने मरणकाठी नामक ततैया को सोने के डिब्बे से बाहर निकाला। उसे देखते ही राजसी रानी के प्राण उड़ गए। राजसी रानी के मरते ही जड़ हो चुके राजा का वेग भी दूर हो गया। स्वस्थ होने पर राजा ने सारे राज्य में ढोल पिटवाया। प्रजाजनों ने आकर पूछा, हाय हाय राजकुमार राजशेखर मंजीत और कहाँ है? राजा ने भी दीर्घ सांस छोड़ते हुए कहा, हाय हाय कहाँ है मेरे सुपुत्र? इसी तरह से उस राज्य में फिर से खुशियों की लहर छा गई और सब लोग एक साथ मिलकर रहने लगे। इस तरह से पाप का अंत हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी और ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए, राधे राधे, जय श्री राम।